किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर गवर्नमेंट कंप्लीट मेजोरिटी में ना हो तो उसके बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये आपने अपने कंट्री में भी देखा है। इंडिया में भी कोएलिशन गवर्नमेंट की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। यही सिचुएशन हर डेमोक्रेटिक कंट्री की है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल करंटली कनाडा दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। हाल ही में इंडिया ने G20 को सक्सेसफुली होस्ट किया, लेकिन G20 में हिस्सा लेकर वापस जाने के बाद कुछ कंट्रीज ने फिर से पुरानी अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी, जिनमें से एक है टर्की और दूसरा कनाडा। टर्की ने यूनाइटेड नेशन में जाकर फिर से कश्मीर मुद्दा उछाला और कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह के मर्डर को इशू बनाकर इंडिया पर एलिगेशन लगाए। पाकिस्तान के अलावा इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश में हुए मर्डर के लिए इंडिया पर एलिगेशन लगाया। शायद ये भी पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी कंट्री को कटघरे में खड़ा करने के लिए सॉलिड एलिगेशन की बात की हो, ना कि सॉलिड एविडेंस की। इन सब के बारे में डिटेल से बात करने से पहले आइए जरा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बारे में जानते हैं। जस्टिन का जन्म 25 दिसंबर 1971 को ओटावा कनाडा में हुआ। इनके फादर पियर ट्रूडो और मदर मार्गरेट ट्रूडो थी। इनके फादर पियर ट्रूडो भी सन 1968 से लेकर 1984 तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे और पियर भी खालिस्तानी मूवमेंट पर नरमी रखने वाले लीडर थे। जस्टिन लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के लीडर हैं। जस्टिन ने अपना पहला मेंबर ऑफ कनाडा पार्लियामेंट्री इलेक्शन पैपी नेम से 2008 में जीता, फिर 2011 और 2015 में जीतकर 4 नवंबर 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। अब बात करते हैं लेटेस्ट घटनाक्रम की। अगर हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन की बात करें तो यह बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह है। कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्टार्टिंग 1947 में हुई और तब से लेकर 1960 तक जवाहरलाल नेहरू और उस पीरियड के कनाडाई पीएम लुइस सेंट लॉरेंट और लेस्टर पियर्सन के पर्सनल रिलेशन के कारण ये रिश्ते और मजबूत हुए। इस पीरियड में कनाडा ने इंडिया को 3.8 बिलियन कनाडाई डॉलर की मदद की, लेकिन जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वार शुरू हुई तो अन्य वेस्टर्न कंट्रीज की तरह कनाडा को भी लगने लगा कि इंडिया तेजी से रूस के करीब जा रहा है और रिलेशन कुछ ठंडे पड़ने लगे। इन रिलेशन पर पूरे तौर से बर्फ जब पड़ी जब 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गए। न्यूक्लियर टेस्ट के विरोध में 1976 में कनाडा ने भारत के साथ अपने सब एग्रीमेंट तोड़ दिए और उधर 1980 में जब खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी तो 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और खालिस्तानी सपोर्टर पर इंडिया गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा, जिससे कि बड़ी संख्या में खालिस्तानी सपोर्टर कनाडा भागने लगे। उस समय भी कनाडा में इंडिया से गए हुए सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद थी। इंडिया से गए हुए खालिस्तानी सपोर्टर कनाडा से ही अपनी मूवमेंट चलाने लगे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को इस पर एक्शन लेने को कहा, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने हमेशा इसे अनसुना कर दिया। इंडो कनाडियन रिलेशन जब और भी खराब हुए जब 23 जून 1985 को टोरंटो से एयर इंडिया का सम्राट तनिष्क नाम का प्लेन लंदन जा रहा था और इसे बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने बम ब्लास्ट करके हवा में उड़ा दिया। इसमें 27 ब्रिटिश, 24 इंडियन और 268 कनाडाई सिटीजन थे। इस जर्नी में शामिल सभी 329 पैसेंजर मारे गए। उस टाइम वहां मार्टिन ब्रायन मुलोर्नी प्राइम मिनिस्टर थे। तब इंडिया ने प्लेन के इस बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार को इंडिया को सौंपने की मांग की, लेकिन कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। तब से लेकर आज तक कनाडा एंटी इंडिया एक्टिविटी का मेन सेंटर बना हुआ है। खालिस्तान सपोर्टर आए दिन इंडियन एम्बेसी पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी हिंदुओं के मंदिर पर अटैक करते हैं और कभी इंडियन एम्बेसी पर अटैक करते हैं। कई बार वहां रहने वाले इंडियन सपोर्टर्स से इन खालिस्तानियों की झड़प भी हो चुकी है। 1985 से लेकर आज तक के सभी प्राइम मिनिस्टर ने समय समय पर कनाडा से टेररिज्म एक्टिविटी पर ब्रेक लगाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। यही हाल जस्टिन का भी है। जस्टिन बिल्कुल उसी राह पर चल पड़े हैं जिस पर पाकिस्तान चला था और भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी आतंक को सपोर्ट किया और उसके रिजल्ट में आज पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। हालांकि 1990 के बाद मनमोहन सिंह की पॉलिसी के कारण आर्थिक उदारीकरण का दौर आया तो उसके बाद से कनाडा के साथ संबंध सुधरने शुरू हो गए, मगर खालिस्तान सपोर्ट पर अभी भी कनाडा का रवैया पहले की तरह बना हुआ था। अब बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की।
जिसके मर्डर को लेकर यह सारा बवाल खड़ा हुआ। हरदीप का जन्म 11 अक्टूबर 1977 को हरसिंहपुर जालंधर पंजाब में हुआ। हरदीप एक खालिस्तानी सपोर्टर और खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेन लीडर था। भारत में हुई कई हत्याओं और आतंकवादी गतिविधियों में उसके इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को तलाश थी। निज्जर के खिलाफ पहला इंटरपोल वारंट 1 नवंबर 2014 में जारी हुआ और दूसरा 2016 में। 2020 में निज्जर पर एनआईए ने इसे वांछित आतंकवादी घोषित करते हुए इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। निज्जर पर कनाडा में रहते हुए आतंकी शिविर चलाने, इंडिया में टेररिज्म फंडिंग करने और पंजाब में कई हत्या कराने के सभी आरोप समेत एक मोटी फाइल है। हरदीप सिंह निज्जर इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज से बचने के लिए 10 फरवरी 1997 को फर्जी पासपोर्ट के जरिए, जिसमें उसका नाम रवि शर्मा था, कनाडा पहुंचा और शरणार्थी होने का दावा किया। कनाडा गवर्नमेंट को बताया कि उसके भाई, पिता, चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे भी सताया जा रहा है, जिसकी वजह से वह कनाडा में शरण लेना चाहता है। लेकिन तब कनाडाई गवर्नमेंट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कुछ टाइम बाद उसने वहीं एक महिला से शादी कर ली जो कि वहां की सिटीजन थी। वह भी 1997 में किसी से शादी करके वहां पहुंची थी। लंबी लड़ाई और टेररिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट से फाइनली निज्जर 2007 में कनाडा का नागरिक बन गया और दिखावे के लिए प्लम्बर का काम करने लगा, जबकि उसका मेन काम इंडिया अगेंस्ट एक्टिविटी ही था। निज्जर 2018 में सरे गुरुद्वारे का अध्यक्ष बना और मरने से पहले निज्जर खालिस्तान के मुद्दे पर वहां जनमत संग्रह कराने की तैयारियों में लगा हुआ था। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका मर्डर कर दिया। वैसे इस बवाल की शुरुआत तो G20 की मीटिंग में ही शुरू हो गई थी। जब जस्टिन G20 की मीटिंग में आए तो वे कुछ लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन इंडियन इवेंट प्रोग्रामर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इससे नाराज होकर जस्टिन ने G20 में आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित डिनर में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया और कई मीटिंग्स में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इसी सीरीज में जस्टिन को रहने के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट का भी ऑफर किया गया, लेकिन जस्टिन ने इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जस्टिन इंडिया से अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हुई तो जस्टिन ने हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने उठाया। नरेंद्र मोदी, जो कि कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इन सभी एलिगेशंस को इमीडिएटली डिनाई किया और कड़े शब्दों में कहा कि आपको खुद को देखना चाहिए कि कैसे कनाडा इंडियन अगेंस्ट एक्टिविटी का केंद्र बना हुआ है। इस मीटिंग में जस्टिन की अच्छी खासी इंसल्ट हुई और यह न्यूज जस्टिन की बेवकूफ़ी की वजह से लीक भी हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब सितंबर 2016 में चाइना में G20 हुआ था, तब भी शी जिनपिंग ने जस्टिन से बंद कमरे में बातचीत की थी, जिसे शी जिनपिंग ने सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जस्टिन ने बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पब्लिक कर दिया। इससे शी जिनपिंग बहुत नाराज हुए और उन्होंने ओपनली जस्टिन से नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिन को 10 सितंबर को वापस कनाडा जाना था, लेकिन उनका प्लेन खराब होने की वजह से वे 12 सितंबर को कनाडा गए और उनके जाने से पहले ही वहां जस्टिन की पॉलिसी फेलियर की न्यूज पहुंच चुकी थी। जब जस्टिन कनाडा पहुंचे तो अपोजिशन पार्टी ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया और कंट्री में भी एक नेगेटिव मैसेज गया। रही सही कसर जब पूरी हो गई, जब 16 सितंबर को इंडिया ने कनाडा के साथ ट्रेड पोस्टपोन डिक्लेयर कर दिया, जस्टिन की परेशानियां बढ़ने लगी। तब जस्टिन ने 18 सितंबर 2023 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हरदीप सिंह की हत्या का आरोप इंडियन गवर्नमेंट पर लगाया। एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। बदले में इंडिया ने भी कनाडियन राजनयिक को जाने के लिए कह दिया और स्ट्रांगली एडवाइजरी रिलीज करते हुए इंडियंस और इंडियंस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखने की एडवाइजरी रिलीज कर दी। निज्जर के मर्डर का एलिगेशन लगाने के तीसरे दिन ही इंडिया ने कठोर कदम उठाते हुए कनाडा के सिटीजन्स को इंडिया का वीजा देने पर रोक लगा दी और कनाडा को दिल्ली में स्थित उसकी एम्बेसी से एम्प्लॉय कम करने के लिए कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक डेवलप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल व्यक्ति के मर्डर को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है, इसमें उसकी क्या मजबूरी है। तो इसका कारण भी समझते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स और कोएलिशन गवर्नमेंट जो ना करा दे वो थोड़ा ही है, क्योंकि G20 में हिस्सा लेकर जाने के बाद अपोजिशन पार्टी जस्टिन की काफी इंसल्ट कर रही थी और कनाडाई पब्लिक में भी मैसेज जा रहा था कि जस्टिन एक वीक प्राइम मिनिस्टर है
तो जस्टिन को आने वाले इलेक्शन में हार की चिंता हुई। साथ ही कनेडियन पार्लियामेंट में लिबरल पार्टी की कंप्लीट मेजोरिटी भी नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल 338 सीट्स हैं, जिसमें लिबरल पार्टी की 158 सीट्स हैं और कंजर्वेटिव पार्टी की 117 सीट्स, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की 25 सीट्स, ब्लॉक 25 सीट्स, ग्रीन पार्टी 2 सीट्स, इंडिपेंडेंट 3 सीट और 1 सीट खाली है। अब क्योंकि लिबरल पार्टी के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके चेयरमैन जगमीत सिंह, जो कि एक ओपनली खालिस्तानी सपोर्टर है, उनके सपोर्ट से चल रही है। इसलिए जस्टिन ने सब वोट बैंक के लालच में सिख सोसाइटी को खुश करने के लिए किया। जैसा कि RI न्यूज से पता चलता है कि जस्टिन ने इस इशू को इंटरनेशनल इशू बनाने की पूरी कोशिश की। हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेटमेंट देने से पहले जस्टिन ने I5 के मेंबरों से फोन पर बात की थी। I5 5 कंट्रीज का एक सीक्रेट अलायंस है, जिसके मेंबर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इन कंट्रीज ने बड़े ही डिप्लोमेटिक स्टाइल में अपना रिएक्शन दिया और बस इतना कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। किसी ने भी भारत की निंदा नहीं की। ये कंट्री कनाडा के साथ खड़े तो हुए, लेकिन इंडिया के विरोध की कीमत पर नहीं। टोरंटो में मैक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेनिस स्टीन ने कहा कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। वहीं रॉब गिलीज एसोसिएटेड प्रेस में कहा गया कि जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर कहा है कि भारत एक कनाडाई सिटीजन के मर्डर में शामिल हो सकता है, तो इंटरनेशनल रिएक्शन इतना कूल है कि ऐसा लगता है कि इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि उसे अलग थलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कनाडा के न्यूज़पेपर द ग्लोबल एंड मेल ने ट्यूसडे को फर्स्ट पेज पर हेडलाइन लिखी कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को क्रिटिसाइज करना इसलिए धीमा कर दिया है क्योंकि एलाइड कंट्री ने इंडिया को कंडेम करने से मना कर दिया। इसी के चलते गुरुवार को जब मीडिया ने जस्टिन से पूछा कि एलाइड कंट्रीज ने इंडिया को कंडेम करने से मना कर दिया है, तो जस्टिन ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और हमें अपने कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनके साथ काम करना जारी रखना होगा। और जस्टिन ने कहा कि हम उकसाने या समस्या पैदा करने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस और कनाडाई लोगों की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं जस्टिन बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे थे। दोनों कंट्रीज के बीच अभी टेंशन खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अगर इस टेंशन से दोनों कंट्रीज पर पड़ने वाले इंपैक्ट की बात करें तो इंडिया और कनाडा के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि दोनों की GDP पर कोई खास फर्क पड़ेगा। 2022 में कनाडा का इंडिया से इंपोर्ट केवल $6.1 बिलियन था और एक्सपोर्ट $3.91 बिलियन का था। लेकिन कनाडा में भारतीय मूल के नियर अबाउट 16 लाख लोग रहते हैं और 7 लाख लोग NRI हैं। और कनाडा में बाहर से आकर पढ़ने वाले स्टूडेंट में 40% स्टूडेंट इंडिया से हैं। 2022 में ही 2,26,415 न्यू स्टूडेंट स्टडी के लिए कनाडा गए हैं और ये स्टूडेंट फीस के रूप में एक बड़ा अमाउंट कनाडा की GDP में देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो ईयर 2022 में 2,77,291 टूरिस्ट कनाडा से आए थे। लेकिन इससे इंडिया के स्टूडेंट और उन लोगों पर फर्क पड़ सकता है जो कि वहां रह रहे हैं। वैसे पहले भी कई बार कनाडा के साथ रिलेशन में अप डाउन आते रहे हैं और ठीक भी होते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।